अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉल इन डे है और एज यूजुअल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। अगर आप बताना चाहें मुबशिर, मुझे याद नहीं रहता, देता हूँ बता क्योंकि वसत नहीं है तो वसत नहीं है। हाँ, 0213230992 और 30 3 लाइन्स हैं, आप बात कर सकते हैं। ऑलरेडी कॉलर्स मौजूद हैं। बुशरा सैयद साहिबा कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ आज आपके तवज्जुह से कि पूरे सिंध में कोई बर्न वार्ड नहीं है सिवाय एक कराची के। पूरे अंदरूनी सिंध से झुलते हुए लोगों को इंतहाई अज़ियतनाक सफर करके कराची के बर्न वार्ड में पहुँचाया जाता है। और फिर यहाँ पर होता ये है कि जो ड्रेसर हैं इमरजेंसी के, वो सारे मर्द हैं। झुलसने वाली ज़्यादातर ख़वातीन हैं, इमरजेंसी के ले जाते हैं और वहाँ पर बरस करके और उनके जो ड्रेसिंग हो रही होती है वो बेचारी अजियत के अंदर कुछ कह भी नहीं सकती हैं। क्या इनके पास ख़वातीन ड्रेसर नहीं है? और नियर बलूचिस्तान से भी लाए जाते हैं झुलसे हुए लोगों को, जो सबसे सस्ता इलाज और सबसे आसान इलाज झुलसने का ही है। तो क्या इनको मुसीबत है कि ये अंदरूनी सिंध में बंद वार्ड नहीं बना सकते? और मेरी ये पिटीशन जो मैंने दायर की हुई है 3880, उसमें भी मैंने ये जिक्र किया हुआ है, लेकिन 6 महीने बाद की तारीख आती है और उसमें भी कुछ नहीं होता। मैं बड़ी थक गई हूँ, चीफ जस्टिस हैं तो दें और इस पिटीशन का ऊपर कोई डिसाइड कर दें, किसी को कुछ कह दें, कोई अहकामात सादिर कर दें ताकि लोग थोड़ी कम हो सकें। मुझे ये लगता है कि बुशरा साहिबा, एक तो सबसे पहले ज़ाहिर है हम पहले भी आपके एक्नॉलेज कर चुके हैं एफ़र्ट कि आप कोर्ट में गई, बहैसियत सिटीज़न गई, शहरी के गई और आपने इन चीज़ों की तरफ अदालत की तवज्जो दिलानी शुरू की। मगर हमारे बदकिस्मती है कि जुडिशल एक्टिविज़म का एक दौर आता है और उसके बाद जो है ना एक बिल्कुल ही ठंड हो जाती है, फिर कुछ अरसे बाद जुडिशल एक्टिविज़म आता है। लेकिन ये है कि कम अज़ कम केसेस को बुनियादी बदकिस्मती है कि आपको जुडिशल एक्टिविज़म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आई मीन देखें, ये तो एक पब्लिक डिमांड है ना, पब्लिक डिमांड। क्या अंदरून सिंध में मतलब लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है, मैं चेक करूंगा कि सक्कर में है एक बर्न्स वार्ड, देखना होगा या नॉन फंक्शनल है, क्या चक्कर है। लेकिन बिल्कुल ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जो अगर ख़वातीन आती हैं और उनकी ड्रेसिंग्स जो हैं अगर मर्द करते हैं तो इस बारे में भी हम बात करके आपको फॉलो अप भी दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो जाहिर है ज़्यादती की बात है, होना चाहिए। बिल्कुल। जिब्रान खान हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, अभी कुछ दिनों पहले आप ही के शो पर JUIF के कोई कारकुन कमांडर जो थे वो उन्होंने अपने वो एजेंडा बताया था कि उनका आज़ादी मार्च का एजेंडा क्या है जी। उससे उन्होंने दोबारा से वही यूज किया कि प्राइम मिनिस्टर एक एजेंडा के तरह एक आदमी है और खातुम नबीन का लेकर आता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई कंडेम करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऑपोजिशन के, लेकिन किसी ने किया भी नहीं। मतलब हम दोबारा से उसी राह पर जा रहे हैं कि दोबारा से दीन का नाम यूज कर सियासत करेंगे। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो TLP के बाद वो सब खत्म हो गया होगा, लेकिन अब लग रहा है उसी मोड़ पर दोबारा से चले गए क्योंकि अच्छा जिब्रान भाई, एक तो TLP का जब ख़त्म हुआ था तो उस वक्त भी हम लोगों ने यहाँ बैठ के ये बात की थी कि ये ख़त्म नहीं हुआ, ये रहेगा और ये इस्तेमाल होता रहेगा। मौलाना साहब बिल्कुल अपनी जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, अगर महंगाई है या अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये इस तरह की बात उस दिन पे तो उसने कभी बात की नहीं है बॉस। तो वो जो है तो और जाली हुकूमत है, चले वो भी मान लेते हैं। मगर ये जो रिलीजन कार्ड है, देखिए मसला ये है कि उनका जो कैडर है या उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको यही चीज़ अपील करती है। लोग आएंगे नहीं, बाकी जब तक आप उनको ये नहीं कहेंगे कि जी आपने दीन के नाम पे निकलना है और ये कर रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। अभी देखें सर, हमारे जो सियासी जुआ है ना, उसमें बार बार यही कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। और ये तो कार्ड है ही इनका, बिल्कुल। हाँ, इनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस से ही छपा है। और जब ये धरना होगा, आप दिन में 10 बार यही बात सुनेंगे। अल्टीमेटली इवेंचुअली इसका यही होना है। कंडेम किसी ने नहीं करना सर। एक वक्फा ले लें। नहीं, एक असफर सईद हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी भाई। तो वॉल्यूम बढ़ा दें। जी वालेकुम अस्सलाम जी। दो छोटी छोटी बातें। एक तो ये कि मैं सिंध और कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, बाकी आगे आप लोग खुद समझदार हैं। दूसरा ये कि स्कूल के अंदर स्कूल की फीस और उसकी जो ईयरली चार्जेस है उसके बारे में कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं
सिंध एजुकेशन रेगुलेशन की भी पॉलिसी है, लेकिन स्कूल वैसे ही कर रहे हैं। और ये हद हो गया कि मेरे बेटे को दूसरे वालिदैन के सामने बुलाकर उसको इंसल्ट किया जाता है और उसको वालिदैन को बताया जाता है कि देखें, अगर आप नहीं देंगे तो आपके बच्चों को भी हम दूसरे वालिदैन के आगे इसी तरह इंसल्ट करेंगे। और ये और स्कूल नहीं है। किस स्कूल की आप बात अगर कर रहे हैं? स्कूल का नाम नहीं, वो हो सकता है कि वो फिर मजीद बच्चे को टारगेट कर ले। स्कूल का नाम अभी ना पूछें आप। जी मैं भी नहीं बताना चाह रहा। फिर दोबारा उसमें रिटेलिएशन आएगी, बच्चे की पढ़ाई खराब होती है। लेकिन ये आई डोंट नो, ये बहुत ज्यादती की बात है। अच्छा, ये बिल्कुल बहुत ज्यादती की बात है। बच्चों के साथ और बदकिस्मती से ये मामूल बना हुआ है। ये मामूल बना हुआ है इस तरह की जो ह्यूमिलिएशन होती है। और ये तो एक कहानी है, एक और भी मतलब मैं कितनी आपको सुना सकता हूँ। अगेन मैं स्कूल के नाम नहीं ले सकता क्योंकि जो वालिदैन हैं, जो बच्चे हैं, वो फिर उनको मजीद इसमें टारगेट किया जाएगा। लेकिन एक स्कूल है यहाँ ही कराची में जिसकी फ़ीस इतनी हाई है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अगेन मैं नाम नहीं ले सकता। वहाँ पर नॉन पेमेंट पर नहीं, लेकिन हर एक चीज़ पर बच्चे को फिर ह्यूमिलिएट और बच्चे को फिर टारगेट किया जाता है। तो स्केल की बात है ही नहीं यार। मतलब लो फीस वाला स्कूल हो, हाई फीस वाला स्कूल हो, निसाब एक ही है। निसाब एक है, लेकिन ये कि बच्चों को तो कम से कम नहीं, अगर फीस नहीं है आप वालिदैन से बात करें। अगर वालिदैन के साथ है, आप बच्चे को कैसे इंसल्ट कर सकते हैं? सर, जब थर्ड रेट मेंटालिटी होती है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। मसला तो ये है सर। एनीवेज, मोहम्मद सलीम साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी सलीम भाई। हेलो सर जी। सर जी आप ठीक है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए सर। सर जी बात ये है कि आप हफ्ते में 5 दिन प्रोग्राम करते हैं जी। एक दिन आप लाइव कॉल लेते हैं और 4 दिन आप लोगों के जिन लोगों ने अच्छे काम किए हो तो उनका जिक्र कर रहे होते हैं। तो सर मैं आज आपसे ये जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे मैंने अपने सलमान रकम राजा साहब का जिक्र किया था कि बड़े उन्होंने नेशनल बैंक के पेंशन के साथ बड़ी मेहरबानी की है। तो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नामवर लाए हैं आयशा हामिद। जी। वो शाहिद हामिद साहब गवर्नर पंजाब की बेटी हैं। जी। सर उन्होंने यूबीएल के मुलाजमीन के लिए वो काम किया है जो मेरा ख्याल है तारीख में उनका नाम लिखा जाएगा। सर 1 मिनट मुझे दे दे, मैं आपको जरा समझा देता हूं। प्लीज फरमाइए। सर वो ऐसा है कि 10 अक्टूबर 1997 को यूबीएल के प्रेसिडेंट थे जुबैर सुमर साहब, जो आजकल नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन, अल्लाह खैरी करे। इन्होंने 5416 मुलाजमीन को 5 मिनट में निकालकर सड़क पे लाके खड़ा कर दिया था। 20 साल तक वो फिरते रहे बेचारे, किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। 2017 में साकब निसार साहब ने सुओ मोटर नोटिस लिया यूबीएल के मुलाजमीन का। ये आयशा हामिद उनकी मदद के लिए पहुंच गई और फ्री ऑफ चार्ज उनका केस लड़ा। 18 मई 2017 को भी केस प्लीड किया। फिर 13 फरवरी 2018 को यूबीएल के मुलाजमीन को उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके हक में फैसला किया और उनकी पेंशन 8,000 रुपया मुकर्रर कर दी। तो फिर इस साल बैंक ने क्या किया, 1 मार्च 2019 से उनकी पेंशन 8,000 से कम करके 4,000 रुपया कर दी। अब यूबीएल के मुलाजमीन बेचारे गरीब क्या करते, इन्होंने फिर आयशा हामिद से अप्रोच की। आयशा हामिद इनकी मदद को पहुंच गई और वो इतनी अच्छी खातून है सर, वो लायर, कि वो हर साल एक केस चैरिटी करती हैं। ये केस चैरिटी करती हैं और उन्होंने ये केस फिर केस को उठाया और जो 75 दिन में, जबकि यूबीएल के जो है ना यूबीएल के जो लायर थे, पहले वो खालिद अनवर साहब थे, बाद में फिर दूसरे लायर आए। 2 अगस्त और 15 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को उन्होंने केस को प्लीड किया और आज उनके हक में उसने फैसला करवा दिया सर। वाह, जबरदस्त। तो सर जी ऐसे लोगों पर जिक्र करेगा आयशा हामिद जो यूबीएल के जिन्होंने यूबीएल का केस लड़ा, आज उनके मुलाजमी को 20 साल से कुछ नहीं मिल रहा था सर। सही बात। और फिर बीच में मिला और यूबीएल के इंतजामिया ने उनके पैसे रोक लिए सर। तो आज फिर सर ये आज उनका भी जिक्र कर दें प्लीज, बड़ी मेहरबानी। आपने बड़ी तफसील से जिक्र कर दिया। ये बताइए आपके अपने केस का क्या हुआ जो पेंशनर्स का था? जो केस ये है कि उम्मीद है कि वो लगने का चांस है सर। अब सारी रिव्यू पिटिशन नेशनल बैंक की और दूसरे बैंकों की जो रिव्यू पिटिशन वो लग गई है लोगों, और नेशनल बैंक की जो रिव्यू पिटिशन अभी तक पेंडिंग है सर। क्योंकि खालिद अनवर साहब की दरखास्त आ गई थी कि वो बाहर चले गए छुट्टी की सर 18-20 अक्टूबर तक सर। अब अल्लाह ही है सर, हमारे लिए मेहरबानी करे इंशाल्लाह। देखें अगर आयशा हामिद ने ये केस जीता है तो मेरे ख्याल में एक प्रेसिडेंट भी सेट हुआ है। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपकी भी सुनी जाएगी। खुदा क्या तो देर है पर अंधेर नहीं है।
एक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रखते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक। कॉल इन डे है, याहिया हमीद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरा एक अटेम्प्ट में आपका फोन मिल गया, बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन देखिए मुबीश भाई, मेरा 2 सवाल हैं आप लोगों से। एक तो ये कि देखिए मजहब कार्ड की बात तक जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं तो ये देखता हूँ कि हमेशा ही ये यूज किया गया है और हमेशा मिस यूज किया गया है। वो ये कि देखें, अगर आप तारीख उठा के देखें कि कुछ लोग फरमाते हैं कि शायद इन्होंने मदीना की रियासत का पहले दफा नाम लिया, तो डोंट फॉरगेट ज़ियाउल हक कि उससे बड़ा मर्द मोमिन मर्द हक कोई नहीं आया था, जिसने कोड़े भी लगवाए लोगों को, जिसने बहुत कुछ ऐसा करवाया शायद लोग भूल गए। और उसके नतीजे में जो 77 की तहरीक चली थी, जिसमें जो आपको पता है निज़ाम मुस्तफा के नाम से जो तहरीक तो चली, उसके लिए भुट्टो के खिलाफ और इस्लाम का नाम देके, लेकिन कब्जा उन्होंने कर लिया। तो मैं ये लोगों को समझना चाहिए कि आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड, उसका आखिर अल्टीमेट रिजल्ट क्या है। और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ ज़रार खोड़ो साहब, क्या पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सिविलियन ने कोई अच्छा काम नहीं किया? आज आप डिफेंस इनिशिएटिव की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, तो आपका जो बेसिक आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट वो है आपका न्यूक्लियर पावर है या आपका जो बॉम्ब है, वो किसने उसकी इनिशिएटिव ली? एक तो ये सवाल। दूसरा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग किसी जगह इस शऊर पे पहुंचेंगे कि तारीख में जो इनकलाब लाने वाले लोग हैं उनकी क्या खुसूसियात होती हैं, जो डिक्टेटर्स हैं उनकी क्या खुसूसियात होती हैं, तो हम जज तो कर सके किसी एंगल पे। थैंक यू सो मच। आई थिंक मोर कमेंट देन एनीथिंग। आई मीन बिल्कुल सही कह रहे हैं जो तारीख की भी बात की है वो भी सही है, और इंशाल्लाह हम कभी इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, लेकिन करीब नहीं। हाँ, जब से पाकिस्तान बना है 2 कार्ड, एक मजहब कार्ड और एक गद्दारी कार्ड, हाँ, वो हमेशा ही इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इनके ये एक ही कार्ड है बेसिकली, इसकी 2 साइड्स होती हैं, मतलब जो भी आपने ऊपर करना है आप ऊपर कर सकते हैं। बड़ा, और इसका फायदा हमेशा कोई तीसरा उठाता है। और लैमिनेटेड कार्ड है, ताकि वो मतलब वो पुराना भी नहीं होता, ना ही गंदा होता है, तो दोबारा जेब में डाल दो जब भी खेल करना है तो आके फिर पेश कर। बिल्कुल। अच्छा, तैयब शोएब बुख्ती हैं। अच्छा, सॉरी शोएब बुख्ती हैं, कोयटा से। जी, अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम सलाम सर, मैं पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से 3 दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं जी। तो सर मसला ये, आपने रात लियाकत शाहवानी जो बलूचिस्तान के तर्जुमान है, आपने उनसे भी बात की है, उनकी बातें भी हमने सुनी है, लेकिन वो तो ऐसे लग रहा था कि वो तो वीसी को डिफेंस कर रहे हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी के इंतजामिया उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। हम यहाँ पे खुद इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में है, तकरीबन 70% फीमेल स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी का हॉस्टल छोड़ दिया। ये बोलते हैं भाई 16 वीडियो है, अगर 16 वीडियो है तो 16 वीडियो तो एक दिन में बनते हैं, तहकीकात 1 महीने से चल रहा है, 1 साल से मतलब केस चल रहा है, 1 साल में सिर्फ 16 वीडियो कैसे बने? सही बात। पहले का हिसाब कहाँ पे है? ये सैफुल्ला नाम की बंदा था, वो मतलब 2 ग्रेड का बंदा, उसको 16 ग्रेड पे लगा दिया, सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिए, फिर उसको निकाला है, पता नहीं कहाँ और कैंपस में शिफ्ट किया है। वीसी को वीसी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? मतलब यूनिवर्सिटी के इंतजामिया उसे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? ना हुकूमत बलूचिस्तान के बस में है, ना गवर्नर बयान दे रहे, मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ पे खौफ व हिरास है, सब कुछ इनके अपने मर्जी से चल रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हो। नहीं शोएब भाई, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि इस केस में बहुत देर हुई है, बहुत अरसे से चल रहा था। स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं कि हम एहतजाज करते रहे। वो तो अगर भला हो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जिन्होंने नोटिस लेके फिर हिदायत जारी की FIA, वरना तो ये बिल्कुल ही कहीं नहीं पहुंचता। अब लेट्स होप कि उन्होंने 28 अक्टूबर को रिपोर्ट मांगी है FIA से कि अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अदालत में वो रिपोर्ट पेश करें। मेरे ख्याल में वहाँ वो चीज़ डिटर्मिन करेगी और वही प्रेशर डालेगी फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ज़ाहिर है VC साहब अभी तो बिल्कुल एक डिनाइल मोड में है, पूरी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिनाइल मोड में, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो इतनी खौफनाक हैं कि जो है बयान से बाहर हैं। मगर हमारे यहाँ शायद ये एक रिवायत बन चुकी है कि जब तक आपको पूरी तरीके से एक्सपोज ना हो जाएं, आप नहीं, जब फिर भी आप मुकर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और जहाँ तक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की बात है तो बदकिस्मती से जितनी और भी रिपोर्टें आ रही है, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट, बिल्कुल
फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, सिफारिश, मतलब यू नेम इट, हर एक चीज सामने आ रही है। और जाहिर है कि एक नेक्सस ऑफ करप्शन बनता है, उसी की आड़ के अंदर ही ये चीजें मुमकिन हो जाती है ना सर। सही बात है। आप अपना ग्रुप बनाते हैं और वही जैसे आपने शोएब भाई ने भी कहा कि ग्रेड 4 के बंदे को आपने इंचार्ज लगा दिया, सिक्योरिटी इंचार्ज। आपको याद हो मशाल केस में भी यही हुआ था कि अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से हुई थी और उस बेचारे ने अगर और इवेंचुअल और अखीर क्या हुई, कत्ल पर। कत्ल पे ये कनेक्शन बनती है ना। लेकिन ये कि हैट्स ऑफ टू स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, और बल्कि पूरे पाकिस्तान के अब तो जो है तलबा हैं वो इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। जो स्टाफ यूनियन है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की वो भी आवाज़ उठा रही है। तो अब इंशाअल्लाह वी आर होपिंग कि इस केस में जो है इंसाफ होगा। बहरहाल ये भी बड़ी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट होती है। तुम छोड़ दो, हम अपनी तरफ से इतना कह सकते हैं कि जब तक ये चलेगा तो हम इसको कवर तो हम करते रहेंगे। एक वक्फा। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं फयाज बख्श साहब दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अल्लाह का शुक्र, फरमाइए फयाज भाई। सर मैं आपसे थोड़ा टाइम लूँगा जरूर, और मैं आपके थ्रू मुखातिब होगा रियासत पाकिस्तान से। जी जी। पिछले 70 साल भी देखे और ये 13 महीने भी देख लिए, सब तो चोर डाकू लुटेरे सब हो गए। तो हमारी हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करती, हमारी रियासत के जितना भी चोर डाकू हैं इनको सबको फारिग करके एक नए लोग लाए जाएं जिनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी कितना प्रॉपर्टी है पीछे, इनका क्या है, उनके रिश्तेदारों की। इस हिसाब से हमारी करप्शन भी रुक जाएगी और लोगों का पता भी चल जाएगा इसके कितना 1 साल में थी और 2 साल में कितना हो गई। ये होना चाहिए, तब जाके करप्शन का खात्मा होगा। नहीं तो सब यही चोर फलाना डाकू यही जिंदगी भर ऐसे निकलता रहेगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बिजनेस के बारे में सीख पैक पे हमको बहुत बड़ी उम्मीद थी जी। मैं सेंट्रल एशिया के मुल्क उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान सब में जाता रहता हूँ, तो इस पर हमको बड़ी उम्मीद थी कि ये बिजनेस चलेंगे। अभी हम दुबई में बैठ के वही बिजनेस करते हैं, तकरीबन एक कंट्री में महीने में $3 मिलियन, 4 कंट्री में लगा लो तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये रास्ता हमको पाकिस्तान क्यों नहीं देता? पिशावर के थ्रू मज़ार शरीफ, जलालाबाद और सुखन दरिया आता है आगे उज्बेकिस्तान का बॉर्डर, जो बई रोड का रास्ता है। तो इस रास्ते से हम ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? और दूसरा गवादर पोर्ट को इतना हो गया, उसी पैक की पहले ही बात कर चुका हूँ, तो हमको ये चीज़ें क्यों नहीं मिलती? हमारे हुक्मरान, हमारे मिनिस्टर वगैरह जो हैं वो टीवी पे आके ये क्लियर बात क्यों नहीं बताते कि आप ऐसा करें, ये आपकी फैसिलिटी है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो कंपनी है मुझे कहने लगी जाओ भाई ईवो से कराची तक ट्रांसपोर्ट की अरेंज करो। तकरीबन डालते हैं कि $3-4 मिलियन डालते हैं, ईवो से कराची या पोस्ट स्टेशन तक या गवादर तक उसकी अरेंज करो। वहाँ पे जब मैं गया पाकिस्तान में तो देखते देखते मुझे कुछ लोगों ने कहा कि किसी ब्रिगेडियर से रब्ता करो, किसी ने कहा किसी जनरल से रब्ता करो। भाई क्यों? भाई आप उसको कुछ % दो, उसको कंपनी में शेयर बनाओ, फिर जाके आपका कामयाब होगा। अभी हमको इस चीज़ समझ नहीं आती कि ये पैसा कंपनियां जो हैं कैसे उधर लगाएंगी। जब तक हमारी हुकूमत, हमारी रियासत एक साथ खड़ी नहीं होगी तो कौन इन्वेस्ट लेके आएगा? सही कह रहे हैं। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल जो है ये है। लॉजिकल सवाल है बिल्कुल। और यही देखें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे बार बार इसीलिए ज़ोर दिया जाता है कि पाकिस्तान की अभी जो रैंकिंग आई है वो भी खासी नीचे है। तो हम बार बार फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, लेकिन इतना रेड टेपिज़म है कि आपकी सोच है कि मुझे याद है अभी किसी ने कॉलम लिखा था, कोई अमेरिका से बिजनेसमैन आए थे जो वहाँ पे KFC टाइप को वो चिकन, वो और बहुत बड़ी कंपनी थी, वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। वो 15 दिन सरीना में बैठे रहे और कि भाई मैं मिलूँगा और खान साहब ने कहा है और वो करके, और उसके बाद वो वापस चले गए। क्योंकि मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कहा जी अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम देंगे तो ये करेंगे। वो कहने लगा भाई मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया,
लेकिन नहीं चाहिए, लेकिन नहीं तो ये हमारे यहाँ जो रेड टेपिज्म है मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मसला है। रेड टेपिज्म, फिर उसके साथ नेपोटिज्म लगा ले, फिर उसके साथ करप्शन लगा ले, फिर उसके साथ कि सर हमारा इसमें कितना बनेगा, इज्म, वो भी बहुत बड़ी इज्म है, किस्म का इज्म जो है वो तो इज्म की इज्म सिवाय वर्क इज्म के हर किस्म का तो सब बन कर एक ऑर्गेनिज्म बन के हमें खा रहे हैं। बहरहाल और मजीद हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगले कॉलर हैं हमारे इजाज कुरैशी कराची से। अस्सलाम वालेकुम इजाज साहब। हेलो इजाज साहब नहीं, इजाज साहब चले गए। इजाज साहब खादिम हुसैन इज्मों से तंग आ गए हैं वो यार। उमरकोट से खादिम हुसैन डलवानी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम खादिम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, ये जो सर कामरान अकमल को सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया है, ये बेहतरीन फैसला किया गया है। अच्छा, ये सरफराज अहमद को बहुत पहले हटा देना चाहिए था। देखें उसकी जाती परफॉर्मेंस जब से वो कप्तान बना है कोई नहीं है। स्ट्राइक रेट देख लें, एवरेज देख लें, कोई भी नहीं है। और इसको पहले से हटा देना चाहिए था कप्तानी से। ये बेहतर फैसला हुआ है। उस जिसकी टीम में जगह नहीं बनती उसे कप्तान बनाकर रखा गया, और ये एक अच्छे प्लेयर की जगह लेके बैठा हुआ था। यानी 10 प्लेयर से टीम खेल रही थी। कभी भी सरफराज अहमद ने टीम को जितवाया नहीं है अपनी बैटिंग के जरिए। और वर्ल्ड कप के जो 2 अहम मैचेस थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और भारत के खिलाफ, उन्होंने पहले बॉलिंग कर दी। अब पहले बॉलिंग वो करे जिसको अपनी जाती बैटिंग पे भरोसा हो। जैसे वसीम अकरम टॉस जीत के पहले बैटिंग करते थे, उन्हें पता था कि मुझे बॉलिंग करके मैं विकेट लूंगा और मैच जीत लूंगा। और जब सरफराज बाद में बैटिंग करने आते हैं तो वो 60 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। कभी उन्होंने कोई चले डलवानी साहब देखिए फैसला तो हो गया। मसला ये है कि प्लेयर की जगह है कि नहीं है। बदकिस्मती यही है कि अभी जिस तरह T20 सीरीज़ में उमर अकमल और अहमद शहजाद को वापस ले आए, वो ऑलरेडी चल के जो है घिस चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से उनको चांस दिया गया। तो देखें नए प्लेयर्स की तरफ तो हमें देखना पड़ेगा। अभी फिर आज शायद आफरीदी साहब का भी मैं बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि भाई शोएब मलिक को कप्तान बना दें। वो सब लोगों ने अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं। अब यू हैव टू ब्रिंग न्यू प्लेयर्स सम हाउ। देखें कि अब ये तब्दीली कैसी होती है, देखते हैं। अगले कॉलर हैं शहजाद अहमद रावलपिंडी से। जी शहजाद साहब। हेलो जी शहजाद साहब। हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जी फरमाइए। जी सर, आपका प्रोग्राम देख के तो आज तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका प्रोग्राम लाइव हमारे लिए चल रहा है। थैंक यू। देख लें, हुक्म करें। तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब करने जा रहे हैं, मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। क्योंकि आगे 12 रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है और देखें सफर ख़त्म हो रहा है, तो कितना यानी आप देखेंगे किस हिसाब से आगे क्या होगा। ये आपस में जो इस्लामी जमातें हैं आपस में लड़ाई पड़े, तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में मौलाना साहब को? इनको कम अज कम इस ये महीना जो है ना, ये 12 रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें नहीं कर मेरे ख्याल में यही तजावीज़ जो हैं ये मेन स्ट्रीम पार्टीज़ ने भी दी थी उन्हें कि मौलाना साहब थोड़ा सा डिले कर नहीं 12 रबीउल अव्वल के बाद, लेकिन मौलाना साहब 12 रबीउल अव्वल के बाद। ठीक, चले ठीक है, आपकी ये भी एक राय है। तो और एक वक्फा ले लेते हैं, वक्त कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। अरशद महमूद साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर वालेकुम सलाम, आदाब। वालेकुम। सर एक क्वेश्चन करना था कि सबसे पहले तो वो एक हमारे चीफ जस्टिस साहब होते थे निसार साहब, जी जी, उनके बारे में सर कोई अता पता हो कि वो कहीं क्या करना है, पाकिस्तान में हैं या नहीं? उन्हें वो आप हाँ डैम के आसपास तलाश करें। वो उन्होंने तो यही कहा था कि वो वहाँ जाएंगे और चौकीदारी करेंगे। तो हमें भी नहीं मिल रहे, आप भी ढूंढें। हाँ, अगर मिल गया तो बता देना। हाँ ना यार, हमारे लिए भी एक्सक्लूसिव खबर हो जाएगी। वीडियो ज़रूर लेना। हाँ जी जी, चले बहरहाल यही सवाल था। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला हैं डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। जरा छोड़ू साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशिर ज़ैदी साहब, वालेकुम सलाम।
जी भाई। दूसरे दोस्त नहीं मिल रहे आज जी, वो ज़रा वो लाहौर गए हुए हैं कॉन्फ्रेंस के लिए और वो वापस आ जाएंगे। ये सेकंड टाइम मेरी कॉल है। जी जी, हुक्म करें। आजकल ये एक छोटा सा मसला हो रहा है सियासतदानों में, बात हो रही है बेबी साहब जी। अभी वो ये हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट और ये जो सिलेक्टर्स हैं इनको कैसे जमहूरियत से चेंज करें, ये इनका किरदार पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक हमेशा मैं तो इस पर अपनी राय देता हूँ कि सियासतदान जो है, मसला ये है कि रुजू भी वो इस्टेब्लिशमेंट से ही करते हैं जब उन्हें पावर में आना होता है, और ये बारहा हमने देखा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो गया, उसके बावजूद भी जो है ये जारी रही। तो बात यह है कि जब तक सियासतदान ख़ुद फैसला नहीं करेंगे कि उन्होंने जो है इक़्तिदार में चोर दरवाज़े से नहीं आना बल्कि आवाम के वोट से आना है, तो मेरे ख्याल में ख़ुद ब खुद ये नेक्सस ख़त्म हो जाएगा। तो ये सियासतदानों के सोचने की बात है, बड़ी जमातों के भी सोचने की बात है कि वो आवाम को तो कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, मगर बैकग्राउंड में उनकी डीलें चल रही होती हैं। तो ज़ाहिर है जब डील के लिए आप जाएंगे तो दूसरे भी अपनी बातें आपसे मनवाएंगे, और ये हमने बारहा होते देखा है। कोई अब तो बच्चे बच्चे को पता है ये स्टोरी। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड से होना चाहिए, इस चीज़ को रुकना चाहिए। लेकिन वही बात है, सप्लाई डिमांड की बात है कि अगर आप उस दर पे जाके कहेंगे कि जनाब हमें हमारी हेल्प कर दें, तो जाहिर है फिर ऐसा ही होगा। अभी ज़्यादा बोलना ना, अभी हमारी सिलेक्ट होने की बारी है। हाँ वही ना यार। अच्छा चले, बहरहाल अगले कॉलर है हमारे अब्दुल्ला खोसो साहब कोहलू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं काफ़ी टाइम से आपका नंबर ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं मिल रहा था सर, अब मिल गया। मतलब फोन ऑफ बहुत खुशी हुई कि आप लोगों का नंबर मिल गया। हमें बहुत खुशी हुई कि हमें कोहलू से कॉल आई है। जी सर, मैंने पूछना था कि ये जो आज FATF का इजलास हुआ था जी, और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को तंबीह की है कि अगर उन्होंने वो नहीं किया, बेहतरी नहीं लाई कुछ एरियाज में, तो वो जो है ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? देखिए, इसके बारे में वही कहते हैं जो आपने बता दिया है कि अगर हमने वो इक़दाम नहीं किए जो वो चाह रहे हैं, और ख़ासा अभी मैं आमिर राना को सुन रहा था एक प्रोग्राम में जो कि सिक्योरिटी एनालिस्ट में, वो ये कह रहे थे कि हमने 2-3 चीज़ें जो की, UN को रिक्वेस्ट भिजवा दी कि हाफिज़ सईद के अकाउंट खोल दें या ये वो सारा, तो वो भी थोड़ा सा मेरे ख्याल में उसमें तो उसमें भी गड़बड़ हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखें, हमें हमारा मसला ही है क्योंकि हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और मेजॉरिटी ऑफ द इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है। जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं होगी ये चीज़ें परसिस्ट करेंगी, बड़ी आपको एफ़र्ट चाहिए होगी। मसला ये है कि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, और जब मुकाबला सख्त हो और वक्त कम हो तो हम अक्सर जो है उसमें पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पिछली हुकूमत ने भी कोशिश की, इस हुकूमत ने भी कोशिश की, लेकिन बार बार ये वहाँ जा कर के टाइम मांग लेते हैं कि हमें थोड़ा टाइम और दे दें तो हम ये कर देंगे, अच्छा 6 महीने और दे दें, 5 महीने और दे दें। तो ये जो है देखने की बात है कि आप अपना होमवर्क कितना कंप्लीट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ज़ाहिर है। और इसकी जो अब मेज़बानी है वो चीन कर रहा है, तो जो कि हमारा दोस्त है, लेकिन वो भी अगर आपको एक बात समझा रहा है तो कम से कम अपने दोस्त की बात ही हमें समझ लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन और फिर दूसरी एक और चीज़ भी है, कैपेबिलिटी की। हाँ वही ना, डॉक्यूमेंटेड की बात कर रहे हो कि क्या हम ये कर भी सकते हैं या नहीं। ये दिस इज द मेन क्वेश्चन। आई थिंक नियत की बात नहीं है, कोई कौन चाहता होगा कि भैया ब्लैक लिस्ट में जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो डिमांड्स हैं और जो एक्शन लिस्ट है, क्या हम उस पर पूरा आ सकते हैं नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। अगले कॉलर है, टाइम बहुत कम है, ऐसे मुस्तफ़ा साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। बात ये है जी कि आपके साथ भी डाका पड़ा, वसीतुल्लाह खान को भी छीन के ले गए। आप प्रोग्राम में बैठे थे कामरान खान शो में जी। 27 तारीख को मेरे घर पे डाका पड़ा। फुटेज आपने देखी होगी, आप भी कामरान खान शो में बैठे थे। मेरे 2 साल के पोतों को यरगमाल बनाया और आज तीसरा हफ्ता हो गया है। वो फुटेज आपने देखी होगी जी। आप कामरान खान शो में बैठे थे। मुझे फुटेज नजर आ रही थी सर, लेकिन फिर भी आप बताएं। हाँ, तो अब मसला ये है कि ना पुलिस ने FIR काटी है, ना उसका कोई पता चला है, जबकि एकदम वाज़े हमारा फुटेज है, वो सब हमने दिया है। अगर आप कहें, आप अपना WhatsApp नंबर दें तो हम आपको कंप्लीट वीडियो भेज दें। जी बिल्कुल, ये मैं इनसे कहता हूँ कि आपसे आपका WhatsApp नंबर ले लें
तो उसमें ले लेते हैं। बड़े कम से कम एफआईआर तो फाइल कर देनी चाहिए। एफआईआर पुलिस को यकीनन दर्ज करनी चाहिए थी। बहरहाल आज का वक्त ख़त्म होता है, पीर को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।